देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो मैं बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है। पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है, उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शायद मोदी जी को भी ये एहसास सबकी बातें सुन के हो कि लोगों में गुस्सा कितना है, नाराजगी कितनी है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पूरे देश से इस टाउन हॉल को देख रहे हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग, इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट जरनैल सिंह, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो मेरे पास कुछ लोग आए, मेरे कलीग हो गए या मेरे फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी के कुछ भी लोग हो गए। तो वो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है कि माइलेज सही नहीं दे रही है, हम इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करें। सो मैंने उनको गाइड करा कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं पहले कोर्ट आता था तो पहले मेरी गाड़ी अच्छी खासी एवरेज देती थी, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से वो मतलब आधी 50% पे घट चुकी है। सो इस चीज़ का मुझे खुद ही मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और सरकार इस चीज़ पे पूर्ण विचार करे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। Members of the media and respected guests and everyone present, today we are here to serious concern about regarding the government E20 ethanol policy. Let me be very clear. We are not against clean energy. We support sustainable development. But we believe that this policy has been introduced without fully considering its impact on the people of India. हमारा संविधान हमें आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, लेकिन इसमें हमारे पास कोई राइट टू इक्वलिटी का राइट नहीं है, बिकॉज इसमें चंद लोगों का फायदा है, और जो भारत के और नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनके पास इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें दिस पॉलिसी
पुट्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पॉलिसी एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। एथनॉल प्रोडक्शन डिपेंड मेनली ऑन शुगर केन एंड मेज, बिकॉज ये जो हमारे किसान भाई हैं जो शुगर मतलब गन्ने की फसल उगाते हैं, मक्के की फसल उगाते हैं, उनको फायदा मिलता है, और जो बाकी के किसान हैं उनको फायदा नहीं मिलता, बिकॉज हमारा आर्टिकल 14 यहीं पे वॉलेट होता है। और मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं, ये सरकार के आगे ये मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर सरकार इस पर कुछ विचार ना करे तो सरकार के अगेंस्ट इतनी पिटीशन, इतनी रिट पिटीशन डाली जाएंगी, सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसीज हमारे इंडियंस के अगेंस्ट है और इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। Increasing their production will more require and much more land in country where many states are already facing water scarcity. This is not sustainable approach. हमारे देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पानी की किल्लत है और सरकार इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। क्यों? बस सरकार को अपनी मनमानी चलानी है, अपने मन की चलानी है, जनता की आवाज को नहीं सुनना है। और ये सरकार इस देश के हित में सरकार नहीं है, ये सरकार बस अपने पर्सनल फायदे के लिए बस काम करती है। This policy may affect food security using food crops for fuel and can increase the price of essential commodities at a time when inflation is already affecting common families. This decision can make daily life more difficult. हमारा जो समाज है, हम एक कॉमन पीपल, कॉमन फैमिली से आते हैं। कोई ये नहीं कोई जिसके पास ज़्यादा पैसा है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास मतलब एक होता है ना, मतलब हमारे पास एक बहुत कम लोग होंगे जिनके पास एक जीने के लिए पर्याप्त चीजें हैं। और लेकिन जिन लोग एक कॉमन फैमिली, एक गरीब आदमी जैसे तैसे करके एक गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीदने के बाद उसको इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है कि पेट्रोल E20 एथनॉल आ रहा है और वो गाड़ी कुछ टाइम बाद चलकर वो खराब हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। एक कॉमन फैमिली कैसे कैसे अपनी मजदूरी करके गाड़ी खरीदता है और उसके बाद ये सब चीजें उसके साथ होती हैं। Millions of vehicle owner may suffer, may exiting vehicle we are not originally designed for E20 ethanol, क्योंकि सरकार को ग्राउंड लेवल पर यह जानना चाहिए था कि जो व्हीकल हमारे देश में चल रहे हैं वो E20 के लिए चलने लायक हैं कि चलने लायक नहीं है, क्योंकि सरकार ने बस खाली पॉलिसी को निकाल दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह चेक नहीं किया वो व्हीकल चलने लायक है या चलने लायक नहीं है। This can lead to reduced fuel efficiency, higher maintenance cost, and financial burden on ordinary citizens. The government is calling ethanol a green solution, but the complete environmental picture is being ignored. If excessive groundwater is used and more land is diverted for ethanol crops. Okay, no problem, sir. Okay, मैं एक लास्ट लाइन बोलता हूँ ये वाला। हाँ, therefore we urge the government of review the E20 ethanol policy, consult farmer, experts, scientists, and industry stakeholders, adopt the balanced approach that protect both the environmental interest of the people. A strong nation is built not only through ambitious and policies but through practical and people-centric decisions. Thank you, Jai Hind. थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल आपकी भावना समझ सकता हूँ। एक आम आदमी को अगर अचानक मंच पे ये कहा जाए कि आपको अपनी बात रखनी है, मैं उनकी संकोच भी समझता हूँ, मैं उनकी भावना भी समझता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इनकी इस हिम्मत के लिए आपको बजा देनी चाहिए कि तानाशाह सरकार के सामने खड़े होकर बोलना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अनुपम जी जो एनवायरनमेंट पर काफ़ी काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अनुपम जी प्लीज आइए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एडी, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी और प्रिय साथियों, मैं अपनी बात 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करूंगा। आज मैं E20 यानी 20%
कि आपको जो भेजा जा रहा है इसका 20 सही में ये 20% क्लीन तो है, बट 80% इसका जो कड़वा सच है उस आपसे छुपाया गया है। बाकी जो 80% सच है वो साइंटिस्ट उसको लाइफ साइकिल असेसमेंट के रूप में बोलते हैं, बताते आए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या ये धुआं बिल्कुल कम कर रहा है? क्या ये बात सही है? दरअसल है ये कि E20 बनाने में अधिक से अधिक मात्रा में कमर्शियल खेती होती है और उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है, IPCC की डाटा के हिसाब से ये जो फर्टिलाइजर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में 273 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है और 1 लीटर नाइट्रोजन, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 40 से 50% कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो जनरेट हो रही है खेती के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में। गाड़ी में साइलेंसर से हमने जो कार्बन का धुआं निकल रहा है वो खेतों से निकलने वाले इस जहरीले धुएं के कंपैरिजन में बिल्कुल शून्य है। अब आते हैं भारत की स्थिति पे। अगर हम जाने कि भारत में जो पानी और बिजली का गणित हम सब जानते हैं, हम यहाँ रहते हैं, लगभग इसके इथेनॉल जनरेट करने के लिए जो खेती हो रही है उसमें लगभग औसत 2500 से 300 लीटर पानी यूज हो रहा है। जरा सोचिए, भारत जैसे शहर में जो आए दिन दिल्ली में भी बहुत सारे इलाकों में हमें पानी की संकट से जूझना पड़ता है, तो क्या ये इथेनॉल आज भी मतलब 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो ग्रिड्स हैं वो 70% अभी भी कोयले पे जनरेट हो रही हैं, कोयले से चल रही हैं। 3000 पानी जनरेट हो रहा है। क्या ये पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं हम? कार्बन अकाउंटिंग का ये जो झलावा है इसको उजागर करने की जरूरत है। पारंपरिक तौर पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 1 लीटर पेट्रोल जो ऊर्जा निकालती है वो 10 से 20 यूनिट ऊर्जा निकालती है और इथेनॉल की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1.5 to 5 यूनिट ऊर्जा जो है वो जनरेट करती है, जो कंबसन पावर जिसको हम कह रहे हैं। और इसीलिए आया है कि आपकी जो एफिशिएंसी है कार की, जब कैलोरीफिक वैल्यू उतनी जनरेट नहीं कर रही है तो कार की एफिशिएंसी तो कम होनी ही होनी है। और जो एग्रीकल्चरल लैंड पे हम उगा रहे, भारत जैसे देश में गन्ने से ही हम सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाते हैं और गन्ने को उगाने के लिए जब फसल हम जो नेचुरल बैरन लैंड में पेड़ पौधे काट रहे हैं, जब पेड़ पौधे काटते हैं तो जो कार्बन सॉइल में प्रेजेंट होता है वो भी बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जिसको वापस रीजनरेट के लिए हमें कम से कम 150 साल चाहिए। तो मोदी जी 150 साल तक ये जनरेशन नहीं रहेगी आपकी इस चीज के लिए। तो ये सारी बातों पे, ये एक मूल छोटी छोटी बातों को मैंने क्लब करके बताने की कोशिश करी है कि हाउ डेंजरस इथेनॉल इज। मेरे बीइंग एनवायरमेंटल प्रोफेसर ये जनरल राय सब लोग पूछते हैं, बट दिस इज समथिंग वी आर लैकिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त लाइव इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना शॉर्ट में हो सके, क्रिस्प में हम अपनी बात रखते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। अब मुझे अपडेट मिल रहा है अपनी टीम से, एक बार वेरीफाई कर दीजिए, जो नंबर आप बोल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर विशेष वेरीफाई कर दें मुझे, 2 लाख इस वक्त क्रॉस कर लिया है। 2 लाख लोग लाइव इस टाउन हॉल से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। चंदन बिहार से स्पेशली आए हैं अपनी बात रखने के लिए। चंदन बिहार से आए हैं। चंदन शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। मनीष कश्यप जी भी बिहार से आए हुए हैं। मैं इसके बाद मनीष जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी भी आपके बयान के बाद पैदा हुई थी। चंदन जी, आप पहले अपनी बात रखें। नमस्कार सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी समर वेकेशन में मैं जब घर गया था तो मैंने 2019 में अपनी एक गाड़ी ली थी, पेट्रोल इंजन है। मैं 2 महीने गाड़ी चलाया हूं और पहले भी मैं जब घर जाता था तो गाड़ी में पेट्रोल डालकर जिस प्रकार से चलाता था उसका जो माइलेज होता था और अब जिस प्रकार से चलाया हूं उसका जो माइलेज है बिल्कुल आधी माइलेज हो गई है। और दूसरी बात, जब सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री सदन में खुद बोल रहे हैं कि 10% या 6% तक माइलेज घट रहा है, तो सोचिए कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो क्या स्थिति है।
सरकार की जो मानसिकता है, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरण के आड़ में, टिकाऊ विकास के आड़ में ये सब चीज़ें कर रही हैं। इससे जो आम जनमानस है और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बहुत ही मेहनत करके गाड़ियां खरीदता है, उसके ऊपर इसका दबाव पड़ रहा है। जैसे मैं अनुभव किया हूं, जैसे कि गाड़ी का सिलेंसर खराब हो जाना, गाड़ी का जो टंकी है एथेनॉल में नमी होने के कारण उसका टंकी में जंग लगना। उसके बाद जो समस्या मैं दूसरी बता रहा हूं, बिहार में कम से कम लगभग 14 एथेनॉल प्लांट खोले गए, और जब खोला गया, एक हमारे यहाँ भी मोतिहारी में खोला गया, मोतिहारी और बेतिया हाईवे के पास में है, मनीष जी बैठे हैं, इनको इस बात की जानकारी होगी। उस प्लांट को खोलने के समय और बिहार में जितने खोले गए, इसके पीछे सरकार ने क्या दावा किया कि किसानों को फायदे होंगे। जो हमारे यहाँ शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है चंपारण क्षेत्र में, तो यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और इससे जो एथेनॉल निकलेगा उससे गाड़ियां चलेंगी। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बंद पड़ गए, बिहार में बंद हुए। सोचिए वहाँ के किसानों की जमीनें ली गई औने पौने दामों पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उत्पादन जिस हिसाब से वहाँ के एथेनॉल प्लांटों से हुआ, उस हिसाब से वहाँ उसका खरीदगी नहीं कर पाई सरकार। तो बिहार के जो एक प्लांट हैं वो बंद पड़ते जा रहे हैं, और वहाँ के किसानों को और वहाँ की सरकार, वहाँ के जनमानस को गुमराह किया गया। और पेट्रोल पंपों पे जाइए तो वहाँ किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें E20 है, और आप XP 100 करके एक जो पेट्रोल है जो 165 रुपीज़ पर लीटर है, उसके बारे में कोई मानक तय नहीं किए गए। तो मेरा ये सीधा सवाल है, और आप सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि E20 के नाम पे सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, उद्योगपतियों को फायदे पहुँचाए जा रहे हैं, नेताओं को इससे फायदे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए गाड़ियों के जो आपके पुर्जे हैं खराब होंगी, और जो नई गाड़ियां हैं जिनके ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई थी, उन गाड़ियों को अगर आप खरीदते हैं तो उसमें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, तो एक नया भारत बनाने की जो सपना मोदी जी और अन्य जो भी सरकार हैं जो दिखा रही थी हमें, अब हमें नई गाड़ी लेने के लिए मजबूर कर रही है। तो मेरा तो ये अपना अनुभव मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। आप सब एकजुट होकर, एक साथ होकर, जो जनमानस जो यहाँ तक अपनी आवाज़ और सरकार तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा सकता, मैं अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा, और जो भी हमारे नेता हैं वो सब कम से कम मोदी जी तक और जो इससे संबंधित मंत्री हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाए कि इस पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाए। जय हिंद, जय भारत। ये एंटी नेशनल है। ये जिस प्रकार की बातें करता है मुझे पीड़ा होती है। तो जो बीजेपी के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, जो देश के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है, और आज आप पूरा देश जान चुका है कि देश ही बीजेपी है, बीजेपी देश है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मोदी जी तक बात पहुंच रही है, आवाज़ पहुंच रही है। अगर थोड़ा बहुत मोदी जी परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं तक बात पहुंच रही है। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट पहुंचनी चाहिए। मनीष कश्यप जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपनी बात बेबाक तरीके से रखने के लिए माहिर, और उनको जब भी बोलते हैं तो नेता परेशान हो जाते हैं। आज मनीष कश्यप जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इथेनॉल पर अपनी बेबाक राय आप सबके सामने रखें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, जो यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के बगल में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इसलिए भी अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कम से कम इस देश की 30 करोड़ गाड़ियां जिसके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकती है, उस गाड़ियों का आवाज तो कम से कम ये सुने। इसके लिए कम से कम आप लोग ताली बजाइए। और इस देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए, चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए। और जनता के गाड़ियों की बात करने वाला कोई तो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, कोई तो जनता की गाड़ियों के बारे में सुन रहा है। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था, इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा, और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैंने गाड़ी लिया,
मैं गाड़ी एजेंसी में ले जाके दिया, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2,000 किलोमीटर और चलाया, 10,000 किलोमीटर वाला सर्विसिंग कराने के बाद 12,000 किलोमीटर पे गाड़ी पिकअप लेना बंद कर दिया। जो नॉर्मली समस्या आ रहा है, लोग कह रहा है कि भाई आपकी गाड़ी पे E20 लगा दिया गया है तो आपकी गाड़ी कैपेबल है, आपका पेट्रोल पंप कैपेबल है कि नहीं, E20 के लायक है कि नहीं आपका पेट्रोल पंप, पहले ये तो बताइए। इस देश में 1,03,000 पेट्रोल पंप है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7,000 पेट्रोल पंप E20 कैपेबल है। बाकी सब पेट्रोल पंप जो फ्यूल को स्टोरेज करता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी E20 के लायक नहीं है। जिस ट्रक से रिफाइनरी से फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, वो ट्रक एथेनॉल के लिए अलग होना चाहिए, पेट्रोल के लिए अलग होना चाहिए, डीजल के लिए अलग होना चाहिए। और सरकार क्या कह रहा है कि हम रबर पार्ट्स बदल के देंगे। रबर पार्ट्स कितने का आता है? 300 रुपया का रबर पार्ट्स आता है। आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। फ्यूल पंप 10,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। रबर पार्ट कब खराब होगा? पहले तो फ्यूल पंप खराब होगा ना। फ्यूल कहां से जाता है? टंकी से जाता है। किसके थ्रू जाता है? फ्यूल पंप के थ्रू जाता है। डीजल का फ्यूल पंप अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल पंप अलग आता है, इथेनॉल का फ्यूल पंप अलग आता है, E20 का फ्यूल पंप अलग आता है। और जिसका E20 कैपेबल फ्यूल पंप नहीं है, तो सबसे पहले फ्यूल पंप खराब होगा। कंपनियां कह रही है कि भाई हम वारंटी क्लेम करेंगे। भाई यहां तो गाड़ी आगे और पीछे से ठुक जाती है तो कंपनियां कहती है कि हम आगे का देंगे, पीछे का नहीं देंगे। कहती है कि नहीं कहती है? कहती है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए लोग, आप लोग। जब गाड़ी 2 साइड से ठुक जाता है तो कहता है कि एक गेट देंगे, दूसरा गेट नहीं देंगे। और देखिए कमाल की बात यह है कि मेरी गाड़ी 12,000 किलोमीटर पे खराब हुई और सर्विस सेंटर ने 7,960 रुपया का बिल बनाया। कितना? 60,960 रुपया। देखिए कितना बड़ा स्कैम है। इस चीज को समझिए आप लोग। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? जनता देगा। आप लोग बैठे हुए हैं ना पैसा देने के लिए, वोट भी दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा। कैसे? 7,900 रुपया किसके खाते में गया? सर्विस सेंटर के खाते में। उसके बाद से मेरा बिहार सरकार कहा कि 9% तुम दो, स्टेट जीएसटी दो, होता है ना स्टेट जीएसटी, तो 9% मैं बिहार सरकार को दिया स्टेट जीएसटी। 716 रुपया मैं बिहार गवर्नमेंट को दे दिया। फिर केंद्र सरकार में मोदी जी कहे कि भारत माता की जय बोलते हो, देश के विकास के लिए 9% तुम दो। एक तो मेरी गाड़ी खराब हुई, 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद से मैं सर्विस सेंटर को दिया 7,900 रुपया। स्टेट गवर्नमेंट बोला कि 9% तुम दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला 9% तुम दो। आम आदमी को गन्ना का रस बना के रख दिया है सब। जब मन किया तब पेर दे रहा है सब, जब मन किया तब पेर दे रहा है। और जो आम आदमी बोल रहा है उसको बोल रहा है कि भाई नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास आइए कंप्लेन करने। और जब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले तो तुम जेल में जाओ। अब हम लोग जाए तो जाए कहां जाए? मतलब हम लोग कहां जाए? नितिन गडकरी जी, मेरा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, मेरे पास टोयोटा की 4 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा हाई क्रॉस है, हाई राइडर 2 है। और मैं जितना पेट्रोल गाड़ियां है मैं देने के लिए तैयार हूं। 6% एवरेज ARAI कह रहा है कि 6% एवरेज डाउन होता है। भाई रियल वर्ल्ड में कम से कम 10% एवरेज डाउन हो रहा है, मिनिमम 10% एवरेज डाउन हो रहा है। जब आप E10 से E20 पे स्विच हो रहे हैं, 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है, तो पेट्रोल का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से बचेगा? ये बताइए ना। आप लॉजिकली बातें नहीं कर रहे हैं। जब E10 से E20 पे स्विच कर रहे हैं, 10% यहां पे इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो गया, तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बचा। दूसरा चीज, आप चावल के दाम नाम पे किस प्रकार से MP में 1160 करोड़ रुपया का घोटाला कर लिए, 360 डिग्री घुमा के कुपोषण का चावल से इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया लोग। ये लोग बताइए, इस प्रकार से स्कैम हो रहा है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मोदी जी भी बैठे हुए हैं, अपने आप को मोदी जी कह रहे हैं, ये हैं अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं। मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के रख लीजिए लोग। 1 साल के बाद आपकी गाड़ियों का सर्विसिंग कॉस्ट 1.5 गुना नहीं हो गया ना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आपकी गाड़ियों का सर्विसिंग कॉस्ट 1.5 गुना होने वाला है। और 2 साल बाद आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इस देश की जनता मुद्दा को 90 दिन के बाद भूल जाती है। कितना दिन के बाद? 90 दिन के बाद भूल जाती है। और 90 दिन के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बताइए कि 2 साल पहले इस देश में इसी महीना में कौन सा ट्रेंडिंग मुद्दा था जनता के हित में? किसी को याद है? 1 साल पहले कौन सा मुद्दा था? 6 महीने पहले कौन सा मुद्दा था? और ये जो अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है
एथेनॉल वाला मुद्दा ये है। इसके पहले कौन सा मुद्दा देश में ट्रेंड कर रहा था आप लोगों को पता है, याद भी है? 6 महीना बाद आप लोगों को यह भी नहीं याद रहेगा। 6 महीना बाद आप लोगों को यह भी नहीं याद रहेगा, यकीन मानिए। बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथ दीजिए, जो भी आदमी सही काम करे उसका साथ दीजिए। और अभी सही चीज के लिए ये आवाज उठा रहे हैं आप लोग, कम से कम जो गाड़ियां आवाज नहीं बोल नहीं सकती है उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आप लोगों में से जितने लोग हैं माता पिता हैं, आप लोग कसम खा के बोलिए कि आपके बच्चे शुद्ध हवा ले रहे हैं क्या, शुद्ध पानी ले रहे हैं क्या? तो जो आदमी अपने बच्चों के लिए शुद्ध हवा शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो आदमी अपनी गाड़ियों के लिए सरकार से लड़ेगा क्या? लड़ेगा क्या? और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी के लिए नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। शुरुआत आपकी गाड़ी से हो रही है, क्योंकि एक आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा परिवार में नई गाड़ी को प्यार देता है। तो जब आप अपनी गाड़ी के लिए लड़ लीजिएगा तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ लीजिएगा। तो शुरुआत यहीं से किया जाए, तो साथ दीजिए लोग, आप लोग। और बाकी मोदी जी, वो गड़बड़ी जी जो है ना, उनको गड़बड़ी जी जो है ना, उनको दुबई भेज दीजिए, दुबई का शेख बुला रहे हैं। उनको तो भेज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की इसने बातें करी है, मुझे इसको 90 दिन के लिए गायब करना पड़ेगा। एक बार सरकार 9 महीने के लिए गायब किया था, फिर आए और मजबूती के साथ आए। तो 9 महीने में भी आपको लोग नहीं भूले हैं ना? नहीं भूले। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको तो फिर 9 साल के लिए गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 में यही रोड़ा बना हुआ है। अब बगल वाले इनका भी कर रहे हैं जी, इनसे पूछिए, इनका भी किया है। लेकिन आ गए ना वो सामने। लेकिन जिस प्रकार की मैंने आज ये लोगों का हुजूम देखा, ये हजारों लोग देखे, मैंने आते ही कहा ये E20 के समर्थन में आए हैं, क्योंकि मुझे लगा ये हजारों लोग समर्थन में होंगे। मोदी जी आपके मुंह से हजारों शोभा नहीं देता, लाखों कहिए। मैं जिस प्रकार का मोदी हूं, हजारों ही बोलता हूं। मैं 54 इंच वाली छाती का हूं। चलिए ठीक है, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई। जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। बहुत सारे लोगों को इससे हौसला मिलता है। और मोदी जी ने आपका रैंक भी बढ़ा दिया है 9 महीने से, अब 9 साल की तैयारी कर लीजिए। मैं जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, हमारे पास बहुत ही कई सारे इमोशनल रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, कई सारे बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह की दिक्कत आ रही है इस इथेनॉल के आने की वजह से। एक एक करके हम कोशिश करेंगे सबको इंक्लूड करें। 2 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, लगातार वो संख्या बढ़ रही है। आमिर मैकेनिक हैं, आमिर जी वो आए हैं यहाँ पे। और देखिए ये मंच ऐसा है, यहाँ हर गरीब अमीर किसी को सबको मौका मिलेगा। और वो अपने साथ एक स्पेयर पार्ट लेके आए हैं। वो क्यों स्पेयर पार्ट लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आमिर जी आइए प्लीज। एक करके हम कोशिश करेंगे सब। सभी को मेरा नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आमिर खान है और बलस्तर दिल्ली में मेरी शॉप है। करीब 12 से 13 साल का मेरे को 2 व्हीलर लाइन में और पेट्रोल गाड़ियों का एक्सपीरियंस है, इनको रिपेयरिंग करने का। आज के टाइम में जो इन गाड़ियों के अंदर दिक्कतें आ रही हैं E20 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जो हमारी पहले की पुरानी गाड़ियाँ PS4 गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके की दिक्कत आती है। जैसे आप अगर गाड़ी को E20 डालने के बाद में और गाड़ी को करीब आप मान लीजिए यूपी चले गए, 20 दिन 15 दिन महीना ये आपने खड़ी कर दी, तो ये मेरे हाथ में एक कार्बोरेटर है जो कि BS4 और BS3 गाड़ियों के अंदर लगता है। तो इसके नीचे जो ये कैप है, इसके अंदर जो पेट्रोल है वो इकट्ठा लेता है एक तरह रिजर्व टैंक की जगह पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर जो पेट्रोल है वो इकट्ठा रहेगा 1 महीने तक, तो इसके अंदर होगा क्या, यहाँ पे गाद जम जाएगी, काई जम जाएगी और एक मीठा पदार्थ आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर गाड़ी ये कार्बोरेटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये गाड़ी जो है चलना बंद हो जाएगी। तो ये दिक्कतें पहले गाड़ियों में नहीं आती थी, अभी बहुत ज़्यादा आ रही हैं।
और अब जो BS6 गाड़ियां हैं जिनके अंदर जो सरकार ने E20 भी बनाई है, उनके अंदर भी पूरी तरह से दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई, उनके अंदर भी काफ़ी दिक्कतें ये आ रही हैं। जैसे E20 डालने के बाद गाड़ी की पिकअप माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, रास्ते में गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। तो BS6 बाइक के अंदर फ्यूल ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ। E20 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तमाम जो है अगर माहरां दी गल कीती जावे तो उत्थे पहुंच रहे ने, आपो अपने खेतर दे विच जिहड़े माहर ने वो गल दस रहे ने और E20 किवें नुकसानदायक है गड्डियां लई और आम आदमी पार्टी जो आम लोकां दी जेब दे उपर किवें असर पाएगा, इस दा गल दा भी जो है वो जिक्र कीता जा रहा है। ਤਾਂ E20 ਫਿਊਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो है तमाम लोगों ने दस्तखत और मैं कहीं पैसा नहीं, मम्मी को पैसा भेज पा रहा हूँ, उन्हें अपना घर चला रहा हूँ। पहले हमारा बाइक सही चल रहा था, नया बाइक लिया था मैं, सही चल रहा था। अभी 2 महीने से मेरा बाइक इंजन ख़राब हो रखी है। मैं चेक कराने गया तो बोला जो आपके इंजन में पानी है। मैं चेक करवाया, सच में पानी नहीं कराया, इथेनॉल था, ये पता नहीं मुझे। तो मैं 2 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैं मम्मी को भी पैसा नहीं भेज रहा हूँ, मैं अपने फैमिली नहीं चला पा रहा हूँ, मैं मैरिड हूँ और मैं अभी 2 महीने से बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसको जिम्मेदारी समझ कहूँ पता नहीं चल रहा है। और मैं मोदी जी से बोलना चाहूँगा, आप एक E20 है, एक E20 है, T20, आप 420 है, तो आप इस्तीफा कब दोगे मुझे ये बता दो। क्योंकि हमारे युवा का भविष्य खराब होता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। ये मुझे स्वार्थ लगता है। मेरी माँ को पैसा नहीं, मैंने कभी मेरी माँ को पैसा नहीं भेजा। नहीं तो आप, और मुझे ना परिवार की चिंता रही, क्योंकि मैंने परिवार कभी बनाया ही नहीं। देश हित में काम करने के लिए परिवारों को त्यागना पड़ता है, घर को त्यागना पड़ता है, देश के हित में लगना पड़ता है। मेरी बाइक खराब हो गई, मैं काम नहीं कर रहा, ये इस प्रकार की बातों से देश हित नहीं होगा, ये आपका हित हो सकता है। भारत माता की। आप तो झोला साहब, आप झोला उठा के कहीं मेलोडी जी के पास चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाए।
तो उसको बताए। ये मेरी गुप्त बात आपको किसने बता दी? ये पूरा विश्व फैला हुआ है। मेलोडी अभी जाके मेलोडी फैल गया है टॉपिक क्या पूरा? ये पूरा फैल गई है क्या? आप ऐसा करनामा करते हो तभी तो फैलता है। देखिए, फिर ऐसा है, मैं आपको आपकी बाइक ठीक करा के दे दूंगा, आप भी जोमेटो वाला झोला उठा करके चल देना। वो तो हम चल ही देंगे, वो तो हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन आपका जो काम है वो क्यों नहीं करते? आप अपना देश के लिए सही तरीका क्यों नहीं सोचते हैं? आप जो गलत तरीका सोचते हो। तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जोमेटो से बात करता हूँ। चलो थैंक यू। आप जरा भविष्य अपने देश के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। चलो थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत आई ओपनिंग है हमारे लिए भी कि अलग अलग डोमेन के अलग अलग जगह से आए हुए लोग, लेकिन समस्या सबकी एक है। किस तरह से इथेनॉल की वजह से सबकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, और सब अपनी समस्या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आज आप सुनने के लिए आए। हमारे दूसरे वाले मोदी जी तो सुनने के लिए भी नहीं आते। देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि समर्थन में मैं इसलिए आया था। धोखा हो गया आपके साथ। मुझे पता होता